ऑलराइट मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी मित्राधे क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 हिंदी लिटरेचर की एक महा मैराथन क्लास। हिंदी साहित्य की इस महा मैराथन क्लास में हम पूरी बुक को आसान भाषा में समझने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर और मजबूत हो सके। और सारे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आज की इस क्लास को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर सच में अच्छे नंबर लाने हैं तो जो क्वेश्चन आंसर है उनको आप पूरे अच्छे से देखें और रिपीट करें। वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर हाइप का बटन आए तो उस पर हाइप का बटन आए तो हाइप से हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। हिंदी साहित्य की इकाई 1 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी टॉपिक्स के नोट्स, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। बस ऐप डाउनलोड करें, कोर्स खरीदें और शॉर्ट नोट्स से अपनी तैयारी मजबूत बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। 1 लाइन्स में आपके हैं इम्पोर्टेंट्स, वो देखें। हिंदी नाटक अर्थ। नाटक दृश्य काव्य की प्रमुख साहित्यिक विद्या है। नाटक में कथा, अभिनय और संवाद से प्रस्तुत होती है। नाटक को देखने और सुनने दोनों में से समझा जाता है। नाटक जीवन की घटनाओं का मंत्रीय चित्रण है, मंचीय चित्रण है। उसको मंच पर हम चित्रित कर सकते हैं। नाटक के पात्रों के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। नाटक का उद्देश्य मनोरंजन और शिक्षा दोनों है। नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाला साहित्य है। नाटक में संवाद अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम होता है। नाटक समाज और जीवन का दर्पण माना जाता है। नाटक में अभिनय और दृश्य योजना का विशेष महत्व होता है। हिंदी नाटक के तत्व कौन से हैं? कथानक नाटक की मुख्य कहानी होता है। पात्र नाटक की घटनाओं को जीवंत बनाते हैं। संवाद पात्रों के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। देश काल नाटक के वातावरण को स्पष्ट करता है। उद्देश्य नाटक के संदेश को व्यक्त करता है। भाषा शैली नाटक को प्रभावशाली बनाती है। अभिनय नाटक को जीवंत रूप प्रदान करता है। मंच व्यवस्था नाटक की प्रस्तुति को सशक्त बनाती है। घटनाएं कथानक और आगे बढ़ाने का कार्य करती है। सभी तत्व मिलकर नाटक को पूर्ण बनाते हैं। अब आते हैं हिंदी नाटक उद्भव। भारतीय नाट्य परंपरा का आधार नाट्य शास्त्र माना जाता है। नाटक की उत्पत्ति धार्मिक अनुष्ठानों से मानी जाती है। प्राचीन भारत में नाटक मंदिरों और उत्सवों में खेले जाते थे। नाटक को दृश्य काव्य भी कहा जाता है। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। नाट्य वेद की रचना का श्रेय ब्रह्मा को दिया जाता है। नाटक का विकास लोक परंपराओं से भी हुआ। रामलीला और कृष्ण लीला नाट्य परंपरा के उदाहरण हैं। संस्कृत नाटक भारतीय नाट्य परंपरा का आधार है। नाटक समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिंदी नाटक विकास कैसे हुआ? हिंदी नाटक का वास्तविक विकास आधुनिक काल में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। भारतेंदु युग में सामाजिक नाटकों की शुरुआत हुई। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों को समृद्ध किया। प्रसाद युग में नाटक साहित्यिक रूप से विकसित हुआ। आधुनिक काल में सामाजिक और यथार्थवादी नाटक लिखे गए। हिंदी रंगमंच के विकास से नाटक की लोकप्रियता बढ़ी। आधुनिक नाटक समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। हिंदी नाटक में व्यंग्य और सामाजिक चेतना का विकास हुआ। विभिन्न नाटककारों के योगदान से हिंदी नाटक समृद्ध हुआ। हिंदी नाटक प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी नाटक के प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान ऐतिहासिक नाटककार हैं। रामकुमार वर्मा प्रमुख एकांकीकार माने जाते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क आधुनिक हिंदी नाटककार थे। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध आधुनिक नाटककार हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने प्रतीकात्मक नाटक लिखे।
भीष्म साहनी सामाजिक विषयों के नाटककार हैं। हिंदी नाटक में अनेक रचनाकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक नाटककारों ने समाज की समस्याओं को चित्रित किया। हिंदी नाटककारों ने रंगमंच को नई दिशा दी। अब चलते हैं इकाई 2 की तरफ। उससे पहले हम देखें सभी टॉपिक्स के नोट्स, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। बस ऐप डाउनलोड करें, कोर्स खरीदें और शॉर्ट नोट्स से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज की महामैराथन क्लासेस। देखिए इकाई 2 के जो प्रश्न है वो देखें आप, इम्पोर्टेंट जो है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक प्रहसन नाटक है। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में मूर्ख शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। नाटक का प्रसिद्ध वाक्य है, टक्के शेर भाजी, टके शेर खाजा। आपने इसका गाना भी सुना होगा जो कि बहुत फेमस हुआ था और बच्चों का एक मुंह बोला बहुत अच्छा सा ये गाना है, तो उसी के ऊपर ये नाटक फिल्माया हुआ है। नाटक में गुरु और शिष्य की कथा मुख्य आधार है। गुरु दूरदर्शी और बुद्धिमान पात्र के रूप में चित्रित हैं। लालच के कारण शिष्य अंधेर नगरी में रुक जाता है। नाटक में न्याय व्यवस्था की हास्यास्पद स्थिति दिखाई गई है। अंधेर नगरी में राजा को मूर्ख शासक के रूप में दिखाया गया है। यह नाटक सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जो भी प्रश्न आते हैं आप उसका संक्षिप्त परिचय से समझ जाएंगे और उसमें ये लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना पूरी रहेगी। तो ध्यान से देखिए। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध सामाजिक व्यंग्य नाटक है। इसमें एक ऐसी नगरी का चित्रण किया गया है जहां शासन व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित और मूर्खतापूर्ण है। नाटक में राजा और प्रशासन बिना सोच समझ के निर्णय लेते हैं, जिससे समाज में अन्याय और अराजकता फैल जाती है। लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से समाज और शासन की कमजोरियों को उजागर किया है। इस नाटक में समाज की अव्यवस्थित शासन व्यवस्था का चित्रण मिलता है। लेखक ने मूर्ख राजा और अयोग्य प्रशासन प्रवृत्ति का व्यंग्य किया है। नाटक में न्याय प्रणाली की विडंबना और अन्याय को दिखाया गया है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी, ये भी बहुत फेमस हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लेखक जो है वो भीष्म साहनी है। यह नाटक संत कबीर के जीवन और विचारों पर आधारित है। नाटक में सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की गई है। कबीर को निर्भीक और सत्यवादी संत के रूप में दिखाया गया है। नाटक में धार्मिक पाखंड और कट्टरता का विरोध किया गया है। कबीर समानता और मानवता का संदेश देते हैं। नाटक में जाति भेद की आलोचना की गई है। कबीर के संवाद समाज सुधार की प्रेरणा देते हैं। यह नाटक सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नाटक का मुख्य संदेश सत्य, प्रेम और समानता है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी जो है वो संक्षिप्त परिचय। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का प्रसिद्ध सामाजिक नाटक। इसमें संत कबीर के जीवन, विचारों और समाज सुधार की भावना का चित्रण किया गया है। लेखक ने धार्मिक कट्टरता, जाति भेद और पाखंड के विरुद्ध कबीर की निर्भीक आवाज़ को प्रस्तुत किया है। यह नाटक सत्य, मानवता और समानता का संदेश देता है। इस नाटक में संत कबीर के जीवन और विचारों का चित्रण मिलता है। कबीर को निर्भीक समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास की आलोचना की है। नाटक में जाति भेद और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। कबीर के विचार मानवता, प्रेम और समानता पर आधारित हैं। अब चलते हैं इकाई 3 की तरफ। उससे पहले हम देख लें कि सभी टॉपिक्स के नोट्स, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। बस ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स खरीदें और शॉर्ट नोट्स से अपनी तैयारी को और भी बेहतर और मजबूत बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की महामैराथन क्लासेस। आगे देखिए कि एक वन लाइन में आपके मुख्य इम्पोर्टेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। 1 तोला अफीम की कीमत
रामकुमार वर्मा। 1 तोला अफीम की कीमत के लेखक रामकुमार वर्मा है। यह नाटक आधुनिक सामाजिक जीवन पर आधारित है। नाटक में मानव स्वभाव की कमजोरियों का चित्रण है। अफीम यहाँ लोभ और स्वार्थ का प्रतीक है। नाटक में छोटी घटना से बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। पात्रों के व्यवहार में स्वार्थिक प्रवृत्ति दिखाई देती है। नाटक मानवीय मनोविज्ञान को उजागर करता है। इसमें नैतिक मूल्यों के महत्व को बताया गया है। यह आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का उदाहरण है। नाटक का मुख्य संदेश विवेकपूर्ण जीवन अपनाना है। 1 तोला अफीम की कीमत रामकुमार वर्मा। संक्षिप्त परिचय है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्नों में आपके जो उत्तर हैं वो बहुत सहायता मिलेगी। 1 तोला अफीम की कीमत रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध आधुनिक एकांकी नाटक है। इस नाटक में लेखक में मानवीय स्वभाव की कमजोरियों और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। छोटी सी वस्तु के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के माध्यम से समाज की मानसिकता को उजागर किया गया है। यह नाटक मानव स्वभाव और नैतिक मूल्यों पर विचार प्रस्तुत करता है। नाटक में मानवीय स्वभाव और मनोवृत्तियों का चित्रण मिलता है। छोटी घटना के माध्यम से बड़े सामाजिक संकेत प्रस्तुत किए गए हैं। पात्रों के व्यवहार में स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेखक ने संवादों के माध्यम से समाज की मानसिकता को दिखाया है। नाटक मानव जीवन की नैतिक समस्याओं को उजागर करता है। साहब को जुकाम है, उपेंद्र नाथ अश्क। देखिए ये टॉपिक है हमारा, साहब को जुकाम है, और इनके जो लेखक हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। साहब को जुकाम है के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। यह एक व्यंग्यात्मक आधुनिक नाटक है। नाटक में नौकरशाही मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। साधारण जुकाम को बड़ी समस्या बना दिया जाता है। नाटक में पद और प्रतिष्ठा का प्रभाव दिखाया गया है। समाज की चापलूसी प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। संवादों में हास्य और व्यंग्य का प्रयोग है। नाटक आधुनिक समाज की मानसिकता को दर्शाता है। पात्रों के व्यवहार में अतिशयोक्ति दिखाई देती है। यह नाटक सामाजिक व्यंग्य का प्रभावी उदाहरण है। साहब को जुकाम है में आगे चलते हैं। संक्षिप्त परिचय। साहब को जुकाम है उपेंद्र नाथ अश्क का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक एकांकी नाटक है। इसमें एक साधारण घटना को आधार बनाकर समाज की चापलूसी प्रवृत्ति और नौकरशाही मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। लेखक ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज की वास्तविकता को उजागर किया है। यह नाटक मनोरंजन के साथ सामाजिक चेतना का संदेश भी देता है। नाटक में हास्य और व्यंग्य शैली का प्रभावी प्रयोग हुआ है। साधारण घटना के माध्यम से समाज की मानसिकता दिखाई गई है। लेखक ने नौकरशाही व्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया है। पात्रों के संवादों में चापलूसी और दिखावा प्रकट होता है। पद और प्रतिष्ठा के कारण लोगों का व्यवहार बदलता हुआ दिखाया गया है। मकड़ी का जाला, जगदीश चंद्र माथुर। मकड़ी का जाला के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। यह एक प्रतीकात्मक आधुनिक नाटक है। मकड़ी का जाला जीवन की उलझनों का प्रतीक है। नाटक में मानवीय संबंधों की जटिलता दिखाई गई है। पात्र परिस्थितियों के जाल में फंस जाते हैं। नाटक आधुनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करता है। इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सामाजिक संबंधों की उलझन का चित्रण किया गया है। नाटक मानव जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। यह आधुनिक हिंदी नाटक का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मकड़ी का जाला। संक्षिप्त परिचय। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर का एक महत्वपूर्ण आधुनिक नाटक है। इसमें आधुनिक जीवन की जटिल परिस्थितियों और मानवीय संबंधों की उलझनों का चित्रण किया गया है। मकड़ी का जाला यहाँ जीवन की समस्याओं का प्रतीक है। लेखक ने प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से आधुनिक जीवन समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार मकड़ी का जाला किस तरीके से मक्खी को या अपने भोजन को फंसा लेता है, उसी तरीके से ये समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं या परेशानियाँ हैं वो व्यक्ति को किस तरीके से उसमें उलझा कर रखती हैं, उसी को ही प्रस्तुत किया गया है। नाटक में आधुनिक जीवन की जटिल समस्याओं का चित्रण मिलता है। मकड़ी का जाला जीवन की उलझनों का प्रतीक माना गया है। पात्र परिस्थितियों के जाल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। लेखक ने सामाजिक संबंधों की जटिलता को स्पष्ट किया है। संवादों में जीवन की वास्तविकता और संघर्ष झलकता है।
नाटक प्रतीकात्मक शैली में सामाजिक संदेश देता है। आवाज का नीलाम, धर्मवीर भारती। आवाज का नीलाम के लेखक धर्मवीर भारती हैं। यह आधुनिक सामाजिक नाटक है। नाटक में नैतिक मूल्यों के पतन का चित्रण है। शीर्षक समाज की स्वार्थपूर्ण मानसिकता का प्रतीक है। नाटक में सत्य और ईमानदारी का महत्व दिया गया है। पात्र स्वार्थ के साथ अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं। समाज में बढ़ती अनैतिकता का चित्रण किया गया है। नाटक चेतावनी और सामाजिक संदेश देता है। संवादों में विचार प्रधान शैली दिखाई देती है। यह नाटक नैतिक चेतना का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आवाज का नीलाम, धर्मवीर भारती। संक्षिप्त परिचय। आवाज का नीलाम धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध आधुनिक सामाजिक नाटक है। इसमें आधुनिक समाज में नैतिक मूल्यों के पतन और स्वार्थपूर्ण मानसिकता का चित्रण किया गया है। लेखक ने दिखाया है कि कभी कभी मनुष्य अपने लाभ के लिए सत्य और आत्मसम्मान तक का त्याग कर देता है। यह नाटक समाज को नैतिक चेतना का संदेश देता है। नाटक में आधुनिक समाज की स्वार्थपूर्ण मानसिकता का चित्रण है। शीर्षक समाज में मनुष्यों के पतन का प्रतीक माना गया है। पात्रों के माध्यम से नैतिक संघर्ष और द्वंद्व दिखाई देता है। लेखक ने सत्य और ईमानदारी के महत्व को स्पष्ट किया है। संवादों में सामाजिक आलोचना और चेतावनी का स्वर है। नाटक मानव जीवन के नैतिक प्रश्नों को सामने लाता है। सभी टॉपिक्स के नोट्स, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। बस ऐप डाउनलोड करें, कोर्स खरीदें और शॉर्ट्स नोट्स से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि इकाई 4 की तरफ चलते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इस कृति में गांधी जी ने अपने जीवन अनुभवों का वर्णन किया है। गांधी जी ने सत्य को जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना। इस आत्मकथा में नैतिक प्रयोगों का उल्लेख किया गया है। गांधी जी ने अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार किया है। इस कृति में आत्म संयम और आत्म सुधार की शिक्षा मिलती है। सभ्य पोशाक में अंश में विदेश जीवन का अनुभव वर्णित है। शांति निकेतन अंश में शिक्षा और संस्कृति का महत्व बताया गया है। खादी का जन्म अंश में स्वदेशी का भावना का वर्णन है। यह आत्मकथा प्रेरणादायक जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है। आज समय की कमी के चलते फटाफट से हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। अगर समय और होता तो आपको सभी प्रश्नों के अच्छे से उत्तर समझाते, लेकिन समय को देखते हुए आपको शॉर्ट से शॉर्ट और फटाफट से ये क्लियर किया जा रहा है। आगे चलते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी। संक्षिप्त परिचय। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की प्रसिद्ध आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, नैतिक प्रयोगों और विचारों का सरल वर्णन किया है। इस रचना के विभिन्न अंशों में गांधी जी के जीवन, संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक विचारों का चित्रण मिलता है। यह कृति सत्य, आत्म संयम और नैतिक जीवन का संदेश देती है। इस आत्मकथा में लेखक के जीवन अनुभवों का वर्णन मिलता है। विभिन्न घटनाओं के माध्यम से सत्य और नैतिकता का महत्व बताया गया है। लेखक ने अपने जीवन के प्रयोगों और संघर्षों को स्पष्ट किया है। सभ्य पोशाक और अन्य प्रसंगों में जीवन के अनुभवों का वर्णन है। आत्मिक शिक्षा और शांति निकेतन जैसे अंश शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं। अमृतलाल वेगड़ के यात्रा वृतांत। अमृतलाल वेगड़ प्रसिद्ध यात्रा वृतांत लेखक थे। उनके यात्रा वृतांत नर्मदा यात्रा पर आधारित है। यात्रा वर्णन में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। छिलगांव से अमरकंटक यात्रा का प्रारंभिक मार्ग है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। लेखक ने गांव और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। यात्रा वृतांत में अनुभव और सौंदर्य बोध दिखाई देता है। यदि यह हिंदी यात्रा साहित्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमृतलाल वेगड़ की यात्रा वृतांत का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। अमृतलाल वेगड़ हिंदी के प्रसिद्ध यात्रा वृतांत लेखक थे। उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभवों को अत्यंत रोचक और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है।
इन अंशों में नर्मदा नदी के तटों की यात्रा, प्राकृतिक दृश्यों और ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है। लेखक ने प्रकृति और संस्कृति दोनों का सुंदर वर्णन किया है। यात्रा वृत्तांत में लेखक की यात्रा के अनुभवों का वर्णन है। छिलगांव में अमरकंटक और अन्य मार्गों का विवरण मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य और नर्मदा तट के दृश्य चित्रित किए गए हैं। यात्रा के दौरान मिलने वाले लोगों और जीवन का चित्रण है। लेखक ने प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया है। भाषा वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत है। घीसा महादेवी वर्मा। घीसा महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इसमें एक ग्रामीण बालक के जीवन का वर्णन है। घीसा का स्वभाव सरल और निष्कपट है। रचना में ग्रामीण जीवन की सादगी दिखाई देती है। लेखिका ने घीसा के चित्रण का संवेदनशील चित्रण किया है। रचना में करुणा और सहानुभूति की भावना है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की प्रमुख साहित्यकार थी। यह रेखा चित्र मानवीय संवेदना का उदाहरण है। साधारण व्यक्ति के जीवन का महत्व बताया गया है। घीसा का चरित्र अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है। घीसा के बारे में जो संक्षिप्त परिचय है वो देखते हैं। घीसा महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इसमें एक साधारण ग्रामीण बालक घीसा के जीवन और स्वभाव का मार्मिक चित्रण किया गया है। लेखिका ने उसकी सरलता, निष्कपटता और मानवीय भावनाओं को अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है। यह रचना मानवीय संवेदना और करुणा की भावना को व्यक्त करती है। रेखा चित्र में घीसा के सरल और निष्कपट स्वभाव का चित्रण है। ग्रामीण जीवन की सादगी और परिस्थितियां दिखाई गई हैं। लेखिका ने मानवीय संवेदना और करुणा का भाव व्यक्त किया है। घीसा के व्यवहार और भावनाओं का मार्मिक वर्णन मिलता है। रचना साधारण व्यक्ति के जीवन की महत्ता को दर्शाती है। भाषा भावपूर्ण और संवेदनशील शैली में प्रस्तुत है। भैया के नाम पाती। इसके लेखक जो है वो है रामविलास शर्मा। भैया के नाम पाती रामविलास शर्मा की पत्रात्मक रचना है। यह रचना पत्र शैली में लिखी गई है। लेखक अपने भाई को संबोधित कर विचार व्यक्त करते हैं। रचना में पारिवारिक स्नेह की भावना दिखाई देती है। इसमें जीवन मूल्यों और अनुभवों का वर्णन है। भाषा सरल और आत्मीय है। रचना में सामाजिक चेतना का संदेश मिलता है। लेखक ने जिम्मेदारी और कर्तव्य का महत्व बताया है। यह पत्र साहित्य का सुंदर उदाहरण है। रचना पाठकों को प्रेरणादायक जीवन संदेश देती है। भैया के नाम पाती रामविलास वर्मा के बारे में हम संक्षिप्त में परिचय देखते हैं। भैया के नाम पाती रामविलास शर्मा की पत्र शैली में लिखी गई है रचना है। इसमें लेखक ने अपने भाई को संबोधित करते हुए जीवन के अनुभवों और विचारों को व्यक्त किया है। इस रचना में पारिवारिक स्नेह, सामाजिक विचार और जीवन मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। भाषा अत्यंत सरल और आत्मीय है। यह रचना पत्र शैली में लिखी गई है। लेखक ने अपने भाई को संबोधित करते हुए विचार व्यक्त किए हैं। रचना में पारिवारिक स्नेह और आत्मीयता दिखाई देती है। जीवन के अनुभव और नैतिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। लेखक ने सामाजिक चेतना का संदेश दिया है। भाषा सरल, आत्मीय और संवादात्मक शैली में है। इकाई 5 की तरफ चलते हैं। सभी टॉपिक्स के नोट्स, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। बस ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स खरीदें और शॉर्ट नोट्स से अपनी तैयारी को और भी बेहतर और मजबूत बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 5, मन की दृढ़ता। लेखक है बालकृष्ण भट्ट। मन की दृढ़ता के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। यह एक चिंतनात्मक निबंध है। निबंध में मानसिक शक्ति के महत्व को बताया गया है। दृढ़ निश्चय से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य आधार है। कमजोर मनुष्य जल्दी निराश हो जाता है। दृढ़ मन वाला व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करता है। निबंध व्यक्तित्व विकास की प्रेरणा देता है। जीवन संघर्षों में धैर्य आवश्यक बताया गया है। यह निबंध प्रेरणादायक जीवन संदेश देता है। मन की दृढ़ता को हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। मन की दृढ़ता बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध चिंतनात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मनुष्य के जीवन में मानसिक शक्ति और दृढ़ निश्चय के महत्व को स्पष्ट किया है।
लेखक के अनुसार यदि मनुष्य का मन दृढ़ और साहसी हो तो वह जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकता है। यह निबंध मनुष्य को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। निबंध में मनुष्य के जीवन में मानसिक शक्ति का महत्व बताया गया है। लेखक के अनुसार दृढ़ मन वाला व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं डरता। जीवन की सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक माना गया है। धैर्य और साहस को जीवन का आधार बताया गया है। कमजोर मनुष्य छोटी कठिनाइयों से ही निराश हो जाता है। लेखक ने मन की शक्ति को व्यक्तित्व विकास से जोड़ा है। श्रद्धा और भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और भक्ति, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह एक चिंतनात्मक और दार्शनिक निबंध है। श्रद्धा का अर्थ गहरी आस्था और सम्मान है। भक्ति में प्रेम और समर्पण की भावना होती है। सच्ची भक्ति में आडंबर का स्थान नहीं होता। श्रद्धा मनुष्य के चरित्र निर्माण में सहायक है। महान आदर्शों के प्रति सम्मान और श्रद्धा कहा जाता है। भक्ति मनुष्य को नैतिक जीवन की प्रेरणा देती है। निबंध में आध्यात्मिक चेतना का महत्व बताया गया है। यह निबंध जीवन मूल्यों को स्पष्ट करता है। श्रद्धा और भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त में परिचय देखते हैं। श्रद्धा और भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण चिंतनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने श्रद्धा और भक्ति की वास्तविक भावना और उनके महत्व को स्पष्ट किया है। लेखक के अनुसार सच्ची श्रद्धा और भक्ति मनुष्य के हृदय की आंतरिक भावना होती है। यह निबंध मनुष्य को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा देता है। निबंध में श्रद्धा और भक्ति की वास्तविक भावना का वर्णन है। श्रद्धा को गहरी आस्था और सम्मान की भावना बताया गया है। भक्ति को प्रेम और समर्पण से जुड़ी भावना माना गया है। लेखक ने बाहरी आडंबर और दिखावे की आलोचना की है। सच्ची भक्ति मनुष्य को नैतिक जीवन की प्रेरणा देती है। श्रद्धा महान आदर्शों के प्रति सम्मान की भावना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह एक प्रसिद्ध चिंतनात्मक निबंध है। नाखून को आदिम प्रवृत्तियों का प्रतीक माना गया है। प्राचीन मनुष्य नाखून से शिकार और रक्षा करता था। सभ्यता के विकास के साथ जीवन में परिवर्तन आया। मनुष्य की कुछ आदिम प्रवृत्तियां आज भी बनी हैं। निबंध आत्मनियंत्रण का संदेश देता है। साधारण विषय के माध्यम से गहरा विचार प्रस्तुत किया गया है। इसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। यह निबंध विचार प्रधान शैली का उदाहरण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के संक्षिप्त परिचय देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध चिंतनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने एक साधारण विषय के माध्यम से गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक विचार प्रस्तुत किया है। नाखून को लेखक ने मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों का प्रतीक माना है। यह निबंध मनुष्य के स्वभाव और सभ्यता के विकास पर विचार करता है। निबंध में नाखून को आदिम प्रवृत्तियों का प्रतीक बताया गया है। लेखक ने प्राचीन मानव जीवन का उल्लेख किया है। सभ्यता के विकास के साथ जीवन में परिवर्तन का वर्णन है। मनुष्य की कुछ आदिम प्रवृत्तियां आज भी बनी हुई हैं। लेखक ने आत्मनियंत्रण का महत्व स्पष्ट किया है। साधारण विषय के माध्यम से गहरा चिंतन प्रस्तुत किया है। तमाल के झरोखे से, लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। तमाल के झरोखे से के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र हैं। यह एक चिंतनात्मक और साहित्यिक निबंध है। निबंध में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है। तमाल के वृक्ष को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रकृति और मानव जीवन का संबंध बताया गया है। निबंध में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। प्रकृति मनुष्य को शांति और संतुलन देती है। लेखक प्रकृति प्रेम का संदेश देते हैं। भाषा सरल और साहित्यिक है। यह निबंध प्रकृति और संस्कृति का सुंदर चित्रण करता है। तमाल के झरोखे से का संक्षिप्त परिचय। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र का प्रसिद्ध चिंतनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने प्रकृति, संस्कृति और जीवन के सौंदर्य का वर्णन सुंदर चित्रण किया है। तमाल वृक्ष के माध्यम से लेखक ने प्रकृति और मानव जीवन के संबंध को व्यक्त किया है। यह निबंध प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देता है। निबंध में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन मिलता है। तमाल वृक्ष को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाया गया है। लेखक ने भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की है। प्रकृति मनुष्य को शांति, संतुलन प्रदान करती है। भाषा साहित्यिक और भावपूर्ण शैली में लिखी गई है। देखिए, आज की क्लासेस को हमने बहुत ही
फटाफट से किया है, तो समय की कमी को देखते हुए हमने इसको किया है, तो आप इसका दोहरान करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और आपके एग्ज़ाम में पूरे नंबर आएंगे और सफलता निश्चित ही मिलेगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, टुडे आज की जो हमारी क्लास आपने अटेंड की वो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं हम, आप अपना इसका दोहरान करते रहें। धन्यवाद।